हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी विद्यार्थी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। आज के क्लास में हिस्ट्री चैप्टर 2 द एंड हो जाएगा। अब तक हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 2 में मेन टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है। मेन टॉपिक में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो जाता है और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो जाता है ना। उससे पहले, उसके बीच और उसके बाद की कहानी, ये सब मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। ये सब डिस्कस करने के बाद जो लास्ट टॉपिक आपका बुक में दिया हुआ है, वो लास्ट टॉपिक क्या है? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। लास्ट टॉपिक क्या है? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सामूहिक रूप से एक होना। कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब होता है सामूहिक रूप से एक होना। जो नेशनलिज्म का जो डिफिनेशन है, नेशनलिज्म का डिफिनेशन भी तो यही है ना। एक होने की जो फीलिंग है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेशनलिज्म कहते हैं। यहाँ भी तो वही बात बोला जा रहा है। मतलब हमारे देश में जो नेशनलिज्म जो क्रिएट किया गया, एकता बनाया गया, यूनिटी क्रिएट किया गया, वो कैसे क्रिएट किया गया, उस चीज को यहाँ पर हम लोगों को डिस्कस करना है। सामूहिक रूप से हम लोग एक हैं, इस फीलिंग को कैसे क्रिएट किया गया या कैसे क्रिएट हुआ। लोगों ने भी प्रयास किए क्रिएट करने का। कुछ सरकमस्टांसेस ऑटोमेटिक मिला, उस सरकमस्टांसेस के कारण भी हम लोग एक हुए। उन सभी चीजों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन भी जो है अमूमन पूछ लिया जाता है। जो 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ए है। हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन, लैंग्वेज ग्रुप डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। बोला गया कि अलग अलग कम्युनिटी से उस समय लोग बिलोंग करते थे, अलग अलग रीजन से उस समय लोग बिलोंग करते थे, लैंग्वेज ग्रुप उनका अलग था। इन सारे सरकमस्टांसेस के बीच आपको एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है कि उन लोगों के बीच सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे क्रिएट हुआ है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा पॉइंट लिखना है, उसको एक्सप्लेन कर देना है। ये सारा पॉइंट लिखना है, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। 5 नंबर में 5 नंबर आपको मिल जाएगा, 1 नंबर भी आपको कटने वाला नहीं। ठीक, देख लेते हैं कैसे क्रिएट किया गया। तो पहला पॉइंट आप ये लिखोगे कि इट डेवलप पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। पार्टली, आंशिक रूप से या कुछ हद तक, ये जो यूनिटी क्रिएट हुआ है, वो यूनिटी कैसे क्रिएट हुआ है? यूनाइटेड स्ट्रगल के थ्रू क्रिएट हुआ है। आप क्या देखते हो कि जो लोग नॉर्थ इंडिया में हैं, जो लोग साउथ इंडिया में हैं, जो लोग वेस्ट इंडिया में हैं, जो ईस्ट में है और जो सेंट्रल पार्ट में, सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एक ही दुश्मन के साथ। वो दुश्मन कौन है? ब्रिटिश है। सारे भारतीय, चाहे वो नॉर्थ में हो, साउथ में हो, वेस्ट में हो, ईस्ट में हो, सेंटर में हो, सबका दुश्मन एक है। और वो दुश्मन कौन है? अंग्रेज है, ब्रिटिशर से। अब चूंकि सभी लोग स्ट्रगल कर रहे थे, तो सभी लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि हम लोग साथ मिलकर जो है से कि इस दुश्मन को भगाने का प्रयास करते हैं। तो जो स्ट्रगल था एक दुश्मन के प्रति, उसने सरकमस्टांसेस क्रिएट किया कि भारतीय क्या हो सके? एक हो सके। उसने सरकमस्टांसेस क्रिएट किया कि भारतीय एक हो सके। मान लीजिए कि आपका कोई दुश्मन है क्लास में, और एक और क्लासमेट है, उसका भी दुश्मन वही है। तो आप दोनों तो एक हो ही जाइएगा कि चलो भाई, तुम्हारा भी दुश्मन वही है, मेरा भी दुश्मन यही, ऐसा करते ना हम दोनों साथ हो जाते हैं। ये वही वैसा ही बात है यहाँ पर। कुछ समय भारत रीजन में रहने वाले सभी लोगों का दुश्मन एक था, तो सभी लोग एक हो गए। पहला पॉइंट है वो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा कल्चरल प्रोसेस भी है। कल्चरल प्रोसेस भी रिस्पॉन्सिबल है लोगों के बीच यूनिटी को क्रिएट करने में। कल्चरल प्रोसेस में पॉपुलर प्रिंट्स और सिंबल्स हो जाता है, फोल्कलोर और सॉन्ग हो जाता है, एंड देन हिस्ट्री एंड फिक्शन हो जाता है।
कुछ पॉपुलर प्रिंट भी यूज किए जा रहे थे लोगों को ये करने के लिए, फोल्कलोर और सॉन्ग हो गया, लोकगीत लोक संगीत हो गए, ये सब भी यूज किया जा रहा था कि ताकि लोगों को ये किया जाए। हिस्ट्री, इतिहास को फिर से लिखा जा रहा था ताकि सबको क्या किया जाए, एक किया जाए, सबको यूनाइट किया जाए। ओके, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। पॉपुलर प्रिंट एंड सिंबल। पॉपुलर प्रिंट एंड सिंबल में क्या देखते हो कि जैसे यूरोपियन नेशन में, जैसे यूरोप में वहाँ पर नेशन को विजुअलाइज किया जा रहा था फिगर के साथ, ठीक वैसे ही भारत में भी भारत को विजुअलाइज किया जा रहा है बाय द इमेज ऑफ भारत माता। भारत को भी विजुअलाइज करने के लिए भारत माता का इमेज बनाया गया। ये पॉपुलर प्रिंट्स और सिंबल्स हो गए। ठीक है, जो फर्स्ट इमेज है भारत माता का वो किनके द्वारा बनाया गया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाया गया। भारत माता का फर्स्ट इमेज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाया गया। बाद में जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं उन्होंने वंदे मातरम भी लिखा था अपने मदरलैंड के लिए, मातृभूमि को समर्पित करने के लिए उन्होंने वंदे मातरम लिखा और इस वंदे मातरम को अपने नोवेल आनंद मठ में भी इंक्लूड कर दिया। और ये जो वंदे मातरम जो सॉन्ग है, स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहा था बंगाल में 1905-1906 के आसपास, ये गाना खूब गाया गया, वंदे मातरम। ये गाना खूब गाया गया बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के समय। ठीक है, और इसी स्वदेशी आंदोलन के समय आप क्या देखते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर अपना फेमस इमेज भारत माता का बनाते हैं, जो इमेज ए है। ये फिगर नंबर 12 है आपका बुक का। ये फेमस इमेज है। जो फेमस इमेज है भारत माता का वो किनके द्वारा बनाया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया। लेकिन फर्स्ट इमेज किसके द्वारा बनाया गया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाया गया। याद रखिएगा इसको। इसी स्वदेशी मूवमेंट के समय आप क्या देखते हो कि बंगाल में ट्राई कलर फ्लैग को भी डिजाइन किया गया। एक फ्लैग डिजाइन किया गया जो 3 कलर से मिलकर बना हुआ है। इसके थ्रू भी लोगों को यूनाइट किया जा रहा है। फिर आगे 1921 में जब गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे थे, उस समय गांधी जी स्वराज फ्लैग बनाते हैं और स्वराज फ्लैग भी ट्राई कलर था। इसमें भी 3 कलर था। इसके साथ साथ आप क्या देखते हो, स्पाइनिंग व्हील देखते हो सेंटर में। ये जो ट्राई कलर फ्लैग था, इस ट्राई कलर में आपको बीच में एक स्पाइनिंग व्हील देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्वराज फ्लैग किनके द्वारा बनाया गया है, गांधी जी के द्वारा। स्वराज फ्लैग गांधी जी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये हो गया पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल। पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल, इस तरह से लोगों को एक किया जा रहा था। ओके, चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फोल्कलोर एंड सॉन्ग को रिवाइव करना। फोल्कलोर और सॉन्ग को रिवाइव करना। फोल्कलोर लोक गीत हो गया, लोक संगीत हो गया। इसको कैसे पुनर्जीवित किया जा रहा है, तो लेट 19th सेंचुरी में जो नेशनलिस्ट हैं वो फोल्क टेल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो फोल्क टेल किनके द्वारा गाया जाता था, बार्ड्स के द्वारा गाया जाता था। बार्ड आप पहले गांव में, आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, नहीं जाना होगा, गांव में पहले लोग घूम कर एक खास तरह के ग्रुप होता था जो घूम कर वायलिन बजाते थे और वो गाना गाते थे। वो ट्रेडिशनल सॉन्ग होता था या लोकगीत या लोक संगीत कह लीजिए। तो जो बार्ड के द्वारा जो गाना गाया जाता था उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है। और इसके लिए जो नेशनलिस्ट लोग हैं गाँव में जा रहे हैं, इसके लिए गांव में जा रहे हैं, पता कर रहे हैं कि कौन था भाई जो वो गाना लिखता था, उसको लिख ले रहे हैं और लिख कर लाकर उसको कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसको पब्लिश कर दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, एक काम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर कर रहे हैं और मद्रास में कौन कर रहे हैं, नतेशा शास्त्री कर रहे हैं। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर देखिए ब्लाड्स को कलेक्ट कर रहे हैं, नर्सरी राइम्स को कलेक्ट कर रहे हैं, मिथ्स को कलेक्ट कर रहे हैं और एक आंदोलन चला रहे हैं ताकि फोल्क को रिवाइव किया जाए, लोकगीत और संगीत को पुनर्जीवित किया जाए। इसी तरह का काम जो है आपको मद्रास में
नतेशा शास्त्री के द्वारा देखने को मिल जाएगा। नतेशा शास्त्री कलेक्ट करने के बाद देखिए ना, तमिल फोल्क को कलेक्ट करते हैं, उसका 4 वॉल्यूम प्रिंट करते हैं, पब्लिश करते हैं, और उस बुक का नाम क्या है? फोल्कलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। तमिल लोकगीत को कलेक्ट करने के बाद उसको 4 वॉल्यूम में प्रिंट कर रहे हैं, और उस बुक का नाम क्या है? फोल्कलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। मद्रास में नतेशा शास्त्री। ठीक है, तो ये हो गया लोकगीत और संगीत को पुनर्जीवित करना, ताकि लोगों को जोड़ा जाए, कनेक्ट किया जाए। क्योंकि आम जो पब्लिक है, आम पब्लिक कैसे समझेगा कि ये देश हमारा है, इस देश से हम लोगों को जुड़ कर रहना है? तो उसके लिए जो लोकगीत और संगीत है उसको पॉपुलराइज करना होगा। लोकगीत और संगीत को क्या करना होगा? पॉपुलराइज करना होगा। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। चलो लास्ट वन, दैट इज द रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करना, हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करना, हिस्ट्री को फिर से लिखना, और नेशनलिस्ट अप्रोच के साथ लिखना। जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो अपने अप्रोच से हिस्ट्री को फिर से लिख रहे हैं, ताकि भारतीयों को जगाया जाए, ताकि भारतीयों को एक किया जाए। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी कई सारे जो भारतीय हैं उनको ये लगने लगा कि देखो भाई, सेंस ऑफ प्राइड को अगर एस्टेब्लिश करना है, डेवलप करना है नेशन में, देश में, तब हिस्ट्री को अलग तरीके से सोचना होगा और हिस्ट्री को अलग तरीके से लिखना होगा। यहाँ पर जो लोग हैं, लोग अपने देश पर गर्व ही नहीं कर पा रहे हैं। अब जब यहाँ के लोग अपने देश पर गर्व कर ही नहीं पा रहे हैं, तो देश के लिए क्या लड़ेंगे? उनको लगता है कि मेरा देश मतलब पहले भी बेकार था, अभी भी बेकार है, जो अंग्रेज है वही सही है। तो अगर ये सोच रहेगा तो हम लोग अंग्रेजों को कैसे भगाएंगे, है ना? ब्रिटिशर्स भी जो था भारतीयों को बैकवर्ड और प्रिमिटिव के रूप में देखता था। ब्रिटिशर्स भी भारतीयों को बैकवर्ड और प्रिमिटिव के रूप में देख रहा है। वो देख रहा है कि भारतीय इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि वो खुद पर क्या कर सकते हैं? शासन कर सकते हैं। ओके, तो भारतीय जो नेशनलिस्ट लोग हैं, दे लुक इनटू द पास्ट, पास्ट को देख रहे हैं, और पास्ट में जाकर वैसे टाइम पीरियड को सर्च कर रहे हैं जिस टाइम पीरियड में भारत का बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। भारत का बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। उनको पता चलता है, गुप्ता पीरियड के बारे में पता चलता है, जिस समय गुप्ता पीरियड के समय में अब सोने का सिक्का जो है पूरे देश में चल रहा था। बताइए, वो गोल्डन एरा है, हमारे देश का गोल्डन एरा, गोल्डन एज के रूप में उसी को कंसीडर किया जाता है, गुप्ता एज, कि जब पूरे देश में सोने का सिक्का चल रहा था। तो भारतीयों ने क्या किया? वैसे इतिहास के बारे में लिखना शुरू किया एंशियंट टाइम में जाकर, जहां पर आर्ट और आर्किटेक्चर, साइंस और मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलोसफी, ये सभी चीज़ें जो है उस समय फ्लोरिश कर रही थी, उस समय समृद्ध के अवस्था में था, उस समय समृद्ध के अवस्था में था, बिल्कुल विकसित था। उस इतिहास को मतलब पहले देखने के बाद उसको राइट डाउन किया, और राइट डाउन करने के बाद लोगों तक उसको फैला दिया। अब जब लोग देख रहे हैं, कॉमन पीपल, कि ओ माय गॉड, मेरा इतिहास ऐसा है, हम पहले इतना ज़्यादा मॉडर्न थे, इतना ज़्यादा सिविलाइज थे, इतना ज़्यादा समृद्ध थे, और पहले अगर इतना ज़्यादा समृद्ध थे तो इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज जो यहाँ पर आए हैं, इन अंग्रेजों ने ही हमारी समृद्धि को ख़त्म किया है, डैमेज किया है। और अब चूंकि इसने ख़त्म किया है तो हम लोगों को क्या करना होगा? इसको मारकर भगाना होगा। इसको मारकर क्या करना होगा? भगाना होगा। तभी तो फिर से पहले की समृद्धि को वापस लाया जाएगा, क्योंकि जब तक अंग्रेज रहेंगे तो समृद्धि तो आएगी ही नहीं, क्योंकि वो टैक्स लगा रहा है, सारा पैसा को कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट कर कर जो है अपने देश में लेकर जा रहा है। तो इस तरह से इतिहास को फिर से लिखा गया ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को अपने देश के प्रति जागरूक किया जाए, लोग अपने देश के बारे में जान सके, सोच सके, समझ सके। ठीक है, और यहीं पर ये चैप्टर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों
को भी एक होकर रहना चाहिए और यूनिटी हम लोगों के बीच भी बना हुआ रहना चाहिए। और सो आप लोगों से मैं बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे मतलब एक प्रोत्साहन मिले कि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को